नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत देश के नामकरण के बारे में, देखेंगे कि आखिर नाम कैसे पड़ा उसके बारे में देखेंगे, और कौन से अन्य नामों के बारे में जानते हैं उनके बारे में देखेंगे। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में, और हम बात करेंगे कि भारत का आखिर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अवस्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। हालांकि सीमावर्ती जो देश हैं उनके बारे में हम आपको उनकी सीमाओं के बारे में और उनसे जुड़े हुए इतिहास के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर भारत का नामकरण भारत कैसे पड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हालांकि वायु पुराण के अनुसार, मतलब कि वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। भारत नाम पड़ा, मतलब दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। लेकिन वायु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार क्या था कि विष्णु पुराण में बताया गया कि समुद्र के उत्तर अर्थात हिंद महासागर का उत्तर और हिमालय का दक्षिणी अर्थात हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र जो है उस भूभाग को भारत कहा गया, और वहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। मतलब कि समुद्र का उत्तर और हिमालय का दक्षिणी भूभाग को भारत कहा गया तथा वहाँ के जो निवासी थे उनको भारतीय कहा गया। लेकिन आगे चल करके बौद्ध काल में हम देखेंगे तो इस क्षेत्र को नाम दिया गया, वो दिया गया जम्बू द्वीप, प्रचलन में था। मतलब बौद्ध काल में जब हम देखेंगे तो जम्बू द्वीप नाम जो था वो प्रचलन में था। और इसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल में, तो वैदिक काल में आर्य शासित क्षेत्र जो था उसको मध्य क्षेत्र बोला गया। मतलब जो आर्य शासित क्षेत्र था उसको मध्य क्षेत्र बोला गया, और मध्य क्षेत्र बोला गया था। बाद में उसको ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त के नाम से जाना गया। इसी स्थिति को, मतलब कि जो आर्यावर्त था अर्थात आर्यों का देश आर्यावर्त जो था, उसकी स्थिति जो थी वो हिमालय, मतलब हिमालय से लेकर के जो विंध्य का क्षेत्र है, मतलब कि विंध्य का, हिमालय से लेकर के विंध्य का क्षेत्र जो था उसके लिए यूज होता था। क्या यूज होता था? उसके लिए यूज होता था आर्यावर्त। मतलब आर्यावर्त का जो क्षेत्र था वो हिमालय से लेकर के विंध्य तक के क्षेत्र था। लेकिन आगे चल करके और विंध्य से कृष्णा नदी, मतलब कि जो ये विंध्य का क्षेत्र ले लीजिए, विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी का जो क्षेत्र था इसको दक्षिणापथ बोलते थे। उसके बाद तमिलनाडु था। तो यहाँ इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता था? इसको बोलते थे दक्षिणापथ। ये था आर्यावर्त और उसके नीचे तमिलनाडु। लेकिन आगे चल करके बाद में, मतलब कि अगर जो हम समय के साथ बाद में देखेंगे तो जो आर्यावर्त सब था वो पूरे भारत के लिए यूज किया जाने लगा। मतलब आर्यावर्त पूरे भारत के लिए। तो इसमें याद रखिएगा, वैदिक काल में आर्य शासित क्षेत्र को मध्य क्षेत्र, बाद में उसको ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त, मतलब आर्यों का देश बोला गया। और इसके बाद में हिमालय के क्षेत्र में देखेंगे तो विंध्य का मध्य क्षेत्र इसको बोला गया। मतलब विंध्य, हिमालय और विंध्य का मध्य क्षेत्र था। इसके बाद में विंध्य, मतलब कि जो आर्यावर्त हिमालय और विंध्य का मध्य क्षेत्र था, और विंध्य से कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको दक्षिणापथ बोला गया। और बाद में उसके नीचे तमिलनाडु था। मतलब दक्षिणापथ के नीचे, दक्षिणापथ के बाद में तमिलनाडु था। बाद में आर्यावर्त संपूर्ण भारत के लिए या इंडिया के लिए यूज किया जाने लगा। अब इंडिया शब्द का जिक्र जो था वो कैसे आया इंडिया शब्द को, तो उसके बारे में देखेंगे। तो इंडिया जो शब्द है वो यूनानी शब्द है, इंडोई से बना हुआ है। यूनानी शब्द है इंडोई, उससे इंडिया शब्द बना हुआ है। तो इंडोई का मतलब क्या था? जो इंडोई मतलब कि इंडोस के पास का क्षेत्र, मतलब इंडोस के पास का क्षेत्र। मतलब अब रोमवासी जो थे वो इंडस नदी को, मतलब इंडोस मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इंडस नदी से रिलेटेड है। इंडोस के पास का क्षेत्र, मतलब रोमवासी जो थे वो इंडस नदी, जो इंडस मतलब कि सिंधु नदी, जो आज के टाइम पे सिंधु नदी, उसके पूर्व भाग के लिए इंडिया शब्द यूज किया। मतलब इंडोस मतलब उसके आसपास का क्षेत्र। मतलब कि इंडोई किससे बना? इंडिया जो था इंडोई शब्द से बना हुआ है, और इंडोई यूनानी शब्द है जिसका अर्थ मतलब कि जो इंडोस के पास के क्षेत्र के लिए, इंडोस क्या था? इंडस नदी के लिए यूज किया गया था। तो रोमवासी इंडस नदी, जो रोमवासी थे वो इंडस नदी के पूर्व के भाग के लिए इंडिया शब्द यूज करते थे। अब ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू बोला, सिंधु नदी को क्या बोला? हिंदू बोला। और यहाँ और जो प्रदेश था, मतलब कि जो भूभाग था, उसके लिए शब्द प्रचलन में आया कौन सा? हिंदुस्तान। तो याद रखिएगा, इंडिया इंडोई शब्द से बना है। इंडोई रोमवासी जो थे वो इंडस नदी, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं, आपको यूनानी याद रखना, यूनान, रोम जाने ना यूनान, तो वहीं से आप याद समझिएगा। तो इंडस नदी के पूर्व का भाग, मतलब कि इंडस नदी के पूर्व का जो भाग था उसके लिए इंडिया शब्द यूज किया जाने लगा। ईरानियों ने जो हिंदुस्तान शब्द पढ़ते हैं वो ईरानियों ने बताया। अब इसमें जब हम देखेंगे तो अब
मुख्य बात आती है कि आखिर भारत की जब बात करेंगे तो इसमें भारत की अवस्थिति और विस्तार की जब बात होती, तो अवस्थिति और विस्तार की जब हम बात करेंगे तो हम आपको ग्लोब के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की अवस्थिति क्या है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जब आप देखिए, सबसे पहले आप ये पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये ग्लोब है, ग्लोब कह लीजिए। इसका जब आप अगर जो इस ग्लोब को देखेंगे तो आपको मानचित्र के रूप में मैप वगैरह भी देखते हैं, तो इसी को पूरा चारों तरफ से फैला देंगे तो ये ग्लोब क्या है, मानचित्र के रूप में बन जाएगा। अब इसमें जो आप देखते हैं ग्लोब है, अब ग्लोब को लेकर के अगर हम बताएंगे तो आखिर अवस्थिति और विस्तार की बात हो रही है। तो आपका जो मैंने ये बताया कि क्या है, ये मैंने बता दिया ग्लोब। अब इसका जब डिवीजन करेंगे तो इस तरीके से अगर जो विषुवत रेखा से डिवीजन किया जाए तो इसका जो उत्तर का एरिया है वो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी का एरिया जो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर आप पढ़ते हैं। अगर इसको इस तरीके से 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से इस तरीके से कर दिया जाए पार्टीशन, तो इस तरफ का पूरा एरिया कहलाएगा पश्चिमी और इस तरफ का कहलाएगा पूर्वी, मतलब ईस्ट और वेस्ट इसमें। अब इस तरीके से, लेकिन जब भारत की स्थिति को जो आप देखेंगे कि जब आप भारत को मैप में जब आप भारत को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत है वो इस जगह पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, इस जगह पर। तो ये वाला हिस्सा कैसा है, यह है हिस्सा किस तरफ आएगा, अगर जो देखेंगे तो जो इस तरीके से लाइन जाती हैं, इस तरीके से, इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जो इस तरीके से आती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो इन्हीं के आधार पर डिवीजन करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब चूंकि मैंने बताया कि भी भारत कहाँ पर है, इस तरफ है, मतलब कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इस तरफ देखेंगे तो ईस्ट में पड़ेगा, ईस्ट में, तो ईस्ट में, नॉर्थ में, तो इन्हीं के आधार पर डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में मैंने बताया, तो जो भारत का मुख्य भूमि है इसी के नीचे जो है वो विषुवत रेखा जाती है, उसके नीचे साउथ है, उसके ऊपर पूरा नॉर्थ है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरीके से डिवीजन किया गया है। मैंने अक्षांश और देशांतर की वीडियो में बताया है इसके बारे में कि आखिर ये मिनट में, इसको सेकंड में कैसे डिवाइड किया जाता है, ये आप लोग इस वीडियो में देख लीजिएगा। ये दूरी के मापन इसे किया जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, तो ये क्या है, ये कन्याकुमारी का है। तो मुख्य भूमि की बात करी जाएगी तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे देखिए 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12 से लेकर के इस तरीके से कहाँ तक, इस तरीके से जाएगा 36 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पर ऐसी लाइन होगी जो 36 डिग्री 6 मिनट तक की एक लाइन यहाँ पर होगी, वहाँ तक इसका विस्तार है। और हैं दोनों कैसे, क्योंकि मैंने बताया कि ये विषुवत रेखा के ऊपर में है, इसलिए नॉर्थ है, तो नॉर्थ ये भी रहेगा और ऊपर वाला भी नॉर्थ ही रहेगा। तो याद रखिएगा, इसमें कभी साउथ मत लगा दीजिएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये हो गया। अब इसमें जब ये हो गए, बात हो गई, मैंने अक्षांशों की बात की। अब देशांतरों की बात करेंगे। देखिए इस तरीके से अक्षांश जा रहा होगा, इस तरीके से अक्षांश जा रहा होगा, तो ये अक्षांश हो गए। अब देशांतर एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अभी मैंने बताया कि ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, क्योंकि ईस्ट में ही इस तरफ जितने भी रहेंगे सब ईस्ट में रहेंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसे 68 भी आएगा और 68 से लेकर के 97 भी यहाँ पर आएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इन दोनों को भी याद रखेगा। अब ये एरिया कौन कौन से पड़ते हैं, अब मैप में भी आप देखेंगे या ग्लोब में देखेंगे तब भी आपको उसी तरीके से चीज़ें दिख जाएंगी, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी हालांकि ये बेसिक हैं, ये आप अच्छे से जानते ही होंगे कि आखिर ये बेसिक नॉलेज है जो इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग समझते हैं। अब इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मैंने 8 डिग्री 4 मिनट बताया है, यह है कन्याकुमारी का। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। इस तरफ देखेंगे तो गुहर मोती करके जगह पड़ती है गुजरात में, वो है। और इस तरफ देखेंगे तो किबिथु पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, वो ये है। तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी का है। गुहर मोती जो है वो गुजरात का, 68 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट जम्मू कश्मीर का, इसमें लद्दाख में। और इस तरफ जब देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इतने सारे पॉइंट हो गए। अब इसमें से आपके दिमाग में ये आएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन हमने बात आपको बताई कन्याकुमारी की। मुख्य भूमि की अगर जो बात की जाएगी तो सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी है, लेकिन अगर जो ओवरऑल बात की जाएगी भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र, तो वो बात आ जाएगी इंदिरा पॉइंट की। इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांश है वो 6 डिग्री 45 मिनट है, तो 45 मिनट नॉर्थ है, नॉर्थ ये भी याद रखेगा। तो ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ के बीच ये इंदिरा पॉइंट का ये है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो ये हो गई बात जो अक्षांश और देशांतरी मतलब भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो अवस्थिति की बात करेंगे तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है वो पड़ता है, यह अवस्थिति भारत की है। विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार जो मैंने बताया ये है।
अब अवस्थिति और भी बात करेंगे। अवस्थिति तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से, लेकिन आसपास के और भी बताइए ना, कि आपको लैंडमार्क बताइए और जगहों के बारे में आता नहीं, आप एड्रेस डालते हैं तो उसमें पूछा जाता है, तो उसी तरीके से आप बताइए। ये तो आपने ऐसे बता दिया कि यहाँ पर है, हालांकि इससे भी चीज़ें पता चल जाएंगी कहाँ पे, लेकिन आसपास का और भी हुलिया बताइए। तो आसपास की बात करेंगे तो देशों की बात करेंगे तो इस साइड में देखेंगे तो पाकिस्तान पड़ता है, ऊपर की तरफ अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इस तरीके से है। तो अब ये हो गई, अब ये तो हो गई जो ये राजनीतिक सीमा को दर्शा रहा है, मतलब कि जो ये मैप है ये पॉलिटिकल मैप है जो भारत की राजनीतिक सीमा को दर्शा रहा है। लेकिन अगर जो इनके बीच में अब जब लाइनों की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं रेड क्लिफ लाइन हो गई, मैकमोहन हो गई, एलओसी हो गई और एलएसी हो गई, और भी कई सारी रेखाओं की बात करेंगे, कोको चैनल हो गया, या हम बात करेंगे यहाँ पर तो नो मैंस लैंड हो गया, और भी बहुत सारी 0 डिग्री लाइन हो गई। तो इस तरीके से जो रेखाओं की बात की जाएगी वो यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं जो पॉलिटिकली डिवीजन करती हैं, भारत की जो राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। लेकिन अगर जो हम भारत और चाइना की बात करेंगे, हालांकि इसके बीच में जो रेखा है वो कौन सी, मैकमोहन है, लेकिन मैकमोहन रेखा जो है वो तो रेखा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भारत और चीन के बीच में देखेंगे तो हिमालय जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण करता है, मतलब प्राकृतिक सीमा है जो यहाँ पर बहुत सी पर्वत श्रेणियों के आधार पर भारत नेपाल हो गया, भारत भूटान हो गया, भारत चाइना की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। इधर मैंने बताया रेड क्लिफ है, ऊपर की तरफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में रेखा है जो कौन सी है, वो कौन सी, डूरंड रेखा है। ये जो रेखा थी अंग्रेज़ों के काल में बनाई गई थी, ये अंग्रेज़ों के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाई गई थी जिसको बोलते हैं डूरंड रेखा। ये इसका मुख्य उद्देश्य था क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक जब ब्रिटिश काल में जब भारत था, अफगानिस्तान था, उसके तुरंत बाद रसिया आ जाता था, तो रूस और भारत के बीच में एक तरीके से बफर स्टेट के रूप में अफगानिस्तान जो सामरिक उसकी स्थिति थी उसको लेकर के ये रेखा निर्धारित की गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। हालांकि बाद में जब डिवीज़न हुआ तो ये रेखा जो थी वो भारत जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई। अब इसमें देखेंगे तो ये हालांकि पीओके से होते हुए ये लाइन जो है वो गुजरती है। तो बाकी आप जान रहे हैं ये पीओके का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, उसको पीओके बोलते हैं। बाकी का जो आप देख रहे हैं ये संपूर्ण कश्मीर है। तो ये इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे, मैंने इसके बारे में बताया भी है। अब भारत के स्टेट वगैरह के बारे में आप जान ही रहे होंगे कौन कौन से हैं, उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताएंगे क्योंकि स्टेट तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इतने सारे मैंने बता दिया, इनको देख लीजिएगा। बाकी तटीय सीमाओं की, हालांकि अभी आप इसको हल्के मत लीजिएगा, अभी मैं आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट जो हैं इसमें बताएंगे कि आखिर रेड क्लिफ की जो लाइन थी वो कैसे निर्धारित की गई। भारत अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे, भारत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की चर्चा होगी, और भारत नेपाल के जो दोनों को लेकर के बाउंड्री को लेकर के जो डिस्प्यूट हुआ उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अवस्थिति से रिलेटेड क्या स्थिति रही। इसके बाद में अगर जो हम बात करेंगे तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा की जब बात करेंगे तो सबसे जो लंबी तटीय सीमा है, जो सबसे लंबी तटीय सीमा अगर जो बात करेंगे मतलब कि आप यूटी को ले लीजिए, स्टेट को ले लीजिए, सबको मिला करके तो हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी सीमा है, कितनी है, 1962 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद में अगर जो बात करेंगे तो गुजरात की 1214.7 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की आती है 973.7 किलोमीटर है। फिर तमिलनाडु की कितनी है, 906.9 किलोमीटर है। बाकी आप जान रहे हैं इस तरफ आपको भारत के इस तरफ अरब सागर दिखेगा, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे की तरफ यहाँ पर श्रीलंका दे रहा है, यहाँ पर पाक जल संधि है, कोको चैनल है, इंदिरा पॉइंट आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद हम और भी जो जल संधियाँ रहेंगी उनके बारे में और जो आसपास के देशों की स्थिति के बारे में बताएंगे। मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी सीमा, किस संधि, सुगौली की संधि हुई या किस संधि के तहत नेपाल की सीमा निर्धारित की गई, या कौन कौन सी संधियों के रिलेटेड सीमा निर्धारित की गई, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे, ताकि आपको, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो सीरीज चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य आपको ज्ञान में वर्धन करना है, ज्ञान वर्धन करना। एक तरीके से कह सकते हैं आपको फैक्ट तो आप पढ़ते ही रहते हैं, थोड़ा सा आपको
फैक्ट के साथ साथ में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। आप थोड़ा सा थ्योरी में समझे रहेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को कर भी लेंगे। फैक्ट के लिए तो आप किताबें वगैरह मार्केट में मिल ही जाती हैं, फैक्ट उठा के पढ़ लीजिए। लेकिन बाकी और भी जो कॉन्सेप्ट रहेगा उनके बारे में बताएंगे, और आपको ये जो इंडियन ज्योग्राफी की जो पहले की सीरीज रही है उससे इतर आपको अलग ही अनुभव रहेगा, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा आपको बिल्कुल बेसिक के साथ साथ में आपको काफ़ी डीप में ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो झीलें हों, या वो मानसून हो, या कुछ भी हो, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे उनके बारे में आपको काफ़ी विस्तृत रूप से इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से टॉपिक को कवर किया जाएगा। बस आप अपना धैर्य बनाए रहिए। जैसे मान लीजिए किसी का कमेंट आया कि एग्ज़ाम वगैरह नवंबर में लगे हुए हैं तो नवंबर में ख़त्म कर दिया जाए। देखिए नवंबर में इतनी जल्दी ज्योग्राफी ख़त्म नहीं हो सकती, 20 दिन 25 दिन में ज्योग्राफी नहीं समाप्त की जा सकती। आप एग्ज़ाम जो लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड आप पुरानी वीडियो जो इंडियन ज्योग्राफी की आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपको कंप्लीट तो वो भी है, और एग्जाम के पर्पज़ से पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ही वीडियो है इसमें, आप उसको देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वर्ड ज्योग्राफी तो अथाह भंडार है, आप उसको भी देख लीजिए, मैंने बना रखी वीडियो। बाकी के और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स देखना, केमिस्ट्री देखना, जो कुछ भी देखना प्लेलिस्ट में जाइए, सेक्शन में आपको दिखेगा। यूपी स्पेशल देख लीजिए। हालांकि अभी आप देख रहे होंगे यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ मैंने शुरू की गई तो वो इसमें पोस्टपोन्ड है, लेकिन आने वाले समय में जल्द से जल्द वो फिर शुरू की जाएगी। बाकी अब देखिए जैसे आने वाले समय में एग्ज़ाम वगैरह जो आने वाले, जैसे आप जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, यूपीपीएससी का आरओ है या एपीएस का एग्ज़ाम हो, इनसे रिलेटेड अब और भी कोई एग्ज़ाम आने वाला है, तो देखिए अभी आने वाले समय में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी किसी ने कमेंट किया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आने वाले हैं तो उनको भी क्या किया जाएगा आने वाले समय, मतलब कि इसी एक हफ्ते के अंदर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हफ्ते में 1 या 2 जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। उनको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे उनको बता देंगे क्वेश्चन वाइज, तो आपको अच्छे से उनको तैयार कर लीजिएगा। उनको उससे ये दरअसल होता है क्या कि जब किसी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं तो होता ये कि आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर प्रश्नों का पैटर्न कैसा है, आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि इस दौर में क्या हुआ है कि परीक्षा काफ़ी, जैसे आप समीक्षा अधिकारी की ले लीजिए तो 2-2 3-3 सालों के बाद में इसके एग्जाम होते हैं, तो परीक्षा का पैटर्न एक हद तक बदल भी जाता है। पैटर्न का मतलब प्रश्नों का पैटर्न, परीक्षा तो वही रहेगी उसी तरीके से प्रश्न, मतलब कि 140-60 क्वेश्चन आने, लेकिन परीक्षा में के जो प्रश्न है उनके स्तर में बदलाव होता रहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नए नए तरीके से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी एपीएस का एग्जाम वगैरह भी है तो आपको उसको भी आपको अच्छे से देखना रहेगा, आप लोग उसको भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और इसमें अगर जो कोई भी डाउट है आपको तो आप लोग हमें बताइएगा, तो उसको भी आगे चल करके उस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। बाकी आप इसमें ऐसा तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कि आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो रहा होगा। कन्फ्यूज रहिएगा भी मत, जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर लीजिएगा, दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, और जो भी आप कमेंट करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।